नमस्कार, मार्केट कुंडली के इस तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल, आपके साथ जुड़ रहा हूं हमारे मुंबई स्टूडियो से और हमारे आज के मेहमान हैं श्री चंदन तपड़िया साहब। आप बहुत ही जाने माने टेक्निकल और डेरिवेटिव्स एनालिस्ट हैं। बहुत समय से आप सब लोग चंदन जी को टेलीविज़न पर जुड़ते हुए देखते हैं और चंदन जी की स्पेशलाइजेशन है वो ना सिर्फ लंबी अवधि की टेक्निकल कॉल्स लेकिन मध्यम और छोटी अवधि की भी ट्रेड्स बहुत ही खूबसूरती से पकड़ते हुए दिखते हैं। चंदन जी फिलहाल कार्यरत हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में और उससे पहले आप आनंद राठी सिक्योरिटीज़ में काम करते थे। चंदन जी, मार्केट कुंडली में आपका स्वागत है। बड़े दिनों से इस शो की प्लानिंग चल रही थी और आज बहुत इत्मीनान से आपके साथ बैठकर चर्चा करेंगे कि ये ज़िंदगी का शानदार सफ़र कैसा रहा। एक से एक बढ़िया आपके स्टॉक पिक्स होते हैं और उन सब पे चर्चा करते करते ये भी सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप इन ट्रेड्स को पकड़ते हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका। धन्यवाद सैल जी, आपका बहुत बहुत आभार मार्केट कुंडली इस शो में हमें शामिल करने के लिए। और बिल्कुल आपने सही कहा कि बाजार सुप्रीम है और बाजार हर दिन सिखाता है। तो सही मायने में बताऊं तो बाजार मेरे लिए जॉब नहीं है, बाजार मेरे लिए एक पैशन और हॉबीज है। और इसी वजह से हर दिन यहाँ पे पिछले दिन से बेहतर करने की तमन्नाएं रहते हैं और शायद यही एक वजह है कि लाखों दर्शकों का प्यार और आप सब लोगों का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहता है। तो चंदन जी, हम लोग इस मार्केट कुंडली शो में अक्सर ये दिखाने की चेष्टा करते हैं कि किस हिसाब से व्यक्ति सोचता है एक चार्ट को जब सामने देखता है और किस किस डेटा पर उनकी नज़र रहती है, किस तरीके से ट्रेड बन के आता है और कहाँ कहाँ मुनाफा वसूल किया जाता है। ये तो चर्चा अगले 30-40 मिनट आपके सामने स्क्रीन पर होता ही हुआ दिखेगा। लेकिन अब शुरुआत करते हैं बीकानेर से राजस्थान तक के बीकानेर राजस्थान से मुंबई तक के इस शानदार सफ़र की। तो बताइए कहाँ कहाँ आप पढ़े, क्या क्या आपने किया और कब आपका इंटरेस्ट मार्केट्स पे जगा और टेक्निकल्स को आपने क्यों चूज किया? सेल जी देखिए, काफी एक इंस्पायरिंग जर्नी है। मेरे हिसाब से यदि जिंदगी में संघर्ष नहीं हो तो मंजिल मिलने का मजा नहीं आता है। मैंने सोचा नहीं था कि आप जैसे लोगों से मिलने का मुझे तजुर्बा मिलेगा। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में हूँ। गांव की जनसंख्या 10,000 है। श्री बालाजी गांव का नाम है और मेरे हिसाब से मेरे ट्विटर के फॉलोअर गांव की जनसंख्या से ज्यादा है और बहुत एक अच्छा गांव है और लोगों का प्यार हमें मिलता रहता है। तो अभी भी हम होम टाउन में रह रहे हैं। 10,000 लोगों की आबादी है और मैंने यहाँ पे अपना 10th स्टडी किया था। और सैल जी मैं बताता हूँ, हम जब 6th क्लास में आए थे तब हमारा इंग्लिश का सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि राजस्थान के हिंदी हार्टलैंड से कोई बच्चा निकलता है और वहां पे जब 6 से इंग्लिश स्टार्ट होता है तो उसको आगे नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल पे कितनी उनको मेहनत करनी पड़ती है। बट सबसे अच्छी बात है कि सीएनबीसी आवाज लाखों दिलों की हिंदी भाषी भाषा का धड़कन है। तो इसकी वजह से हमारा जो निखार है और हमारे जो भाषा का जो मार्केट को ग्रिप है वो लोगों को समझ में आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे 10th किया। 10th के बाद में मैं नियर बाई कस्बे में गया, वहां पे 11th 12th किया, ग्रेजुएशन वहां पे की। और ग्रेजुएशन के साथ सैल जी मेरी हमेशा से घर वालों की यही सलाह रही है कि मल्टीटास्किंग करो। मैं आपको बताऊं, जब तक मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तब तक मैंने कंप्यूटर में डिप्लोमा किया। मैं हर दिन घर वालों को काम में हाथ बटाता था, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग हो, चाहे घर के कुछ भी काम हो, अकाउंटिंग से रिलेटेड हो। और मैं आपको बताऊं, मैं जब 11th और 12th में था तो मैं आसपास के लोगों को कंप्यूटर सिखाता था। कंप्यूटर इसलिए सिखाता था क्योंकि मुझे उसी टाइम से मालूम था कि आगे वाले 10 सालों में यदि किसी को कंप्यूटर नहीं आएगा तो वो इलिटरेट कहलाता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी चीजों को फोकस करते करते, और जैसा कहा गया लाइफ इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग डॉट, मैंने आपको एक फोटो भेजा है। मैं जब 3 साल का था तब स्टेज में मैं आने लगा। क्या बात? शायद वही एक वजह है कि आज भी आप लोगों के साथ में स्टेज पे आता हूं तो हिचकिचाता नहीं हूं, जरूर प्रिपेयर रहता हूं क्योंकि इतने लोगों की यहाँ पे जो चुनौतियां, इतने लोगों की जो आकांक्षा है उन पे खरा उतरना है। तो मेरे हिसाब से जो सफर एक छोटे से गांव से निकलते हुए आप समझ सकते हो कि विलेज स्ट्रीट से लेकर दलाल स्ट्रीट तक का एक महत्वाकांक्षी सफर है। बट साथ में अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो आसमान की ऊंचाई और भी काफी है। क्या बात है, अभी तो बहुत पिक्चर बाकी है, अभी तो शो आपको शुरू होता हुआ दिखेगा। तो चंदन जी, स्टॉक मार्केट में आपका किस तरीके से रुझान आया? अब आपने एमबीए किया, 5वीं कक्षा तक हिंदी भाषा में पढ़े, फिर 10वीं और 12वीं में आप बराबर के स्कूल में गए, जयपुर से आपने एमबीए किया और अब
देखिए आसमान की ऊंचाई इतनी है कि चंदन जी आपको आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईएम जैसे एमबीए कॉलेजेस में जाकर टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट की जो सुर्खियां हैं और जो उसके पेच हैं और किस हिसाब से आपको स्टॉक्स पकड़ने हैं चंदन जी, वो सब आप वहाँ पर सिखाते हुए देखते हैं। चंदन जी ये बताइए बाजार में किस तरीके का इंटरेस्ट आया और कब आया? जी सर जी, देखिए पढ़ते गए और कहते हैं ना कि सबसे पहले तो डेस्टिनी बहुत जरूरी है। और मैं जब तक 10th 12th और ग्रेजुएशन हुआ था तब तक घर वालों ने इतना मेरे को वो होते ना कि एक पत्थर को घस घस के उनको एक सजाने लायक बना दिया। तो मुझे सब कुछ सिखा दिया गया था, बिजनेस क्या होता है, लोगों से कैसे बात करते हैं, नेटवर्किंग कैसे करना है। और बस खाली एनवायरनमेंट की कमी थी, एक बड़े शहर या बड़ी एक कोई फील्ड की जरूरी थी। तो मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद मैं जयपुर गया, वहां से मैंने एमबीए किया। जब मैं एमबीए किया तो एमबीए के 1 साल कंप्लीट होने के बाद में आपको इंटर्नशिप करनी होती है। और मेरे एक फैकल्टी ने मुझे पूछा कि कहाँ पे इंटर्नशिप करोगे, मैंने उनको बोला आप ही सजेस्ट कीजिए। और उन्होंने मुझे बोला कि तुम डेरिवेटिव्स में चले जाओ। मुझे नहीं मालूम था उस समय डेरिवेटिव्स में क्या होता है। देखिए सेल जी, आप समझ सकते हो एमबीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को डेरिवेटिव्स नहीं मालूम होता है, ये भी एक अच्छी बात नहीं होती है। क्योंकि आज हम 5th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड को बच्चे से भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको डेरिवेटिव्स और स्टॉक मार्केट आना चाहिए। तो मैं कहता हूं, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो बस ये डेरिवेटिव्स और टेक्निकल का सफर वहां से हुआ है। फैकल्टी ने बोला आप डेरिवेटिव्स में चले जाओ। मैंने वहां से पिताजी से बात किया, आनंद राठी में मैंने इंटर्नशिप वहां पे अप्रोच करके इंटर्नशिप मिली। और उसके बाद मैं सीखते गया, मैंने काफी सारी बुक की पढ़ी। जॉन सी हल से मैंने स्टडी स्टार्ट की डेरिवेटिव्स को समझने के लिए। मुंबई में मैंने अपना एमबीए का इंटर्नशिप किया 2 महीने में। और उसके बाद में ऐसी लगन लगी कि आप समझ नहीं सकते हो। ऐसी लगन है जैसे कि मीरा को भगवान कृष्ण की लगी थी। और ऐसा ही मुझे आज पैशन और जुनून टेक्निकल और डेरिवेटिव्स के लिए बना है। उससे पहले एक छोटी बात यह है कि हमारे यहाँ पे एनसीडीएक्स था, तो मुझे ये तो दिमाग में था कि मुझे कहीं ना कहीं मार्केट में जाना है, चाहे कमोडिटी मार्केट हो, करेंसी मार्केट हो, इक्विटी मार्केट हो। और फिर जब जैसे ही मुंबई में गया, वहां पे लोगों को देखा, तो समझ में आया कि इंडिया का इक्विटी मार्केट इतना बड़ा है कि यदि आप इसमें घुस जाए तो कितने ही निवेशकों को आप प्रॉपर गाइड कर सकते हो। और इसीलिए आज इस सफर में हम आप सबके साथी हैं जी। चलिए, तो अब आपका सफर शुरू हुआ आनंद राठी सिक्योरिटीज से डेरिवेटिव्स में। अच्छा, आप सब लोग जो हमारे साथ सीएनबीसी आवाज पर जुड़े रहते हैं इस बात की ज़रूर दाद देंगे कि चंदन जी कभी भी छोटे मुनाफे पे फोकस नहीं करते। आपको वो कंसिस्टेंट एक ट्रेड एक स्टॉक में देते हैं ताकि आप ना सिर्फ छोटी अवधि में लेकिन उस ट्रेड के साथ जुड़कर उस पूरे हफ्ते, उस पूरे महीने या लंबी अवधि तक बहुत बढ़िया तरीके से डिप्स खरीदें और उस स्टॉक को ऑल टाइम हाई लगते हुए देखें। टाटा एलेक्सी मेरे जहन में आता है, बाटा पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं, पिडिलाइट अक्सर आपको चंदन जी के तर्कश में दिखेगा। और अब उनके पसंदीदा स्टॉक्स हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ। किस तरीके से मोमेंटम पकड़ते हैं, चार्ट पर क्या देखते हैं, अब इस पर चर्चा शुरू करते हैं। तो चंदन जी बताइए, कैसे पकड़ते हैं आप शानदार ट्रेड? क्या टॉप डाउन अप्रोच रहती है सेक्टोरली, या आपको कोई इंडिविजुअल स्टॉक पसंद आता है, और साथ ही साथ चार्ट में क्या देखते हैं आप? जी सर जी, देखिए मैं जब भी चार्ट देखता हूं तो हमेशा सबसे पहले टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करने का ट्राई करता हूं। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब हुआ सबसे पहले इंडेक्स को देखो, और वो भी मल्टीपल डायमेंशन में, कि निफ्टी का वीकली चार्ट क्या लग रहा है, डेली चार्ट क्या लग रहा है, आर्ली चार्ट क्या लग रहा है, या फिर आपका मंथली चार्ट क्या लग रहा है। यदि निफ्टी अच्छा लग रहा है तो फिर अब दूसरा सफर होता है कि कौन से सेक्टर में जाना है। तो मैं यहाँ पे सेक्टर के चार्ट को कंपैरेटिव एनालिसिस करता हूँ कि मुझे निफ्टी ऑटो से स्टॉक्स लेना है, निफ्टी बैंक से लेना है, रियल एस्टेट के काउंटर पे मोमेंटम और स्ट्रेंथ ज्यादा है। और हमेशा मेरा टॉप डाउन अप्रोच जब भी फॉलो करता हूं, नजरिया यही रहता है कि मुझे रिलेटिव स्ट्रेंथ को प्ले करना है। बाजार का एक रूल है, जो स्टॉक चलता है वही चलता है, जो नहीं चलता है वो नहीं चलता है। मैंने आज यही देखा है। तो आप देखोगे अभी कुछ दिन के सफर में रियल एस्टेट में बड़ा ब्रेकआउट हुआ था। तो सबसे पहले मैंने निफ्टी को देखा, निफ्टी का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, सारा का सारा डेटा बता रहा है कि बड़ी तेजी आनी चाहिए। उसके बाद मैंने सारे सेक्टर टटोले और वहां पे समझ में आया कि रियल एस्टेट काउंटर में 10 से 11 साल के ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं। वहां पे डेली चार्ट देखा, वीकली चार्ट देखा, मंथली चार्ट देखा, तो ये तो समझ में आ गया कि इस सेक्टर से मुझे मोमेंटम पकड़ना है। उसके बाद मैंने रियल एस्टेट के सारे काउंटर को टटोला कि डीएलएफ पे जाऊं, गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा, आईबी रियल एस्टेट, प्रेस्टीज। और उसके बाद में मैं फिर वहां पे डेली वीकली पे चार्ट पे जाता हूं, चार्ट के साथ दोस्ती करता हूं। दोस्तों ध्यान रखिए,
आपको यदि टेक्निकल में पैसा बनाना है तो चार्ट के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। जब तक सच्चा दोस्त चार्ट को नहीं बनाओगे वो आपको कुछ निकाल के नहीं देने वाला है। तो मैं चार्ट को फिर इतना इत्मीनान से देखता हूं कि चार्ट खुद सामने से बोलने लग जाता है। आपकी स्क्रीन पे शायद डीएलएफ का चार्ट होगा। ये सब देखने के बाद मैंने इंडेक्स देखा, सेक्टर देखा, स्टॉक देखा और डीएलएफ के चार्ट में ट्रेंड लाइन डाली। ट्रेंड लाइन के साथ मैंने वॉल्यूम्स देखा, आरएसआई को देखा, मूविंग एवरेज को देखा। हर तरह से समझ में आया कि ब्रेकआउट हो जाएगा। मैं उदाहरण के तौर पे देखूं, एक चैनल का ब्रेकआउट हुआ है। यदि आप मेरे साथ देखोगे, मेरी नजरों से देखोगे तो आपको चैनल का ब्रेकआउट भी दिखेगा, मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी दिखेगा, आपको छोटे टाइम फ्रेम में कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन दिखेगा। उसके बाद में एक बड़ी ट्रेंड लाइन दिखेगी जिसको स्टॉक ने सरपास किया है। तो ट्रेंड लाइन निकलने के बाद स्टॉक्स में 12 से 15% की रैली हुई है। बट जैसे ही 50 डे मूविंग एवरेज को टच करके वॉल्यूम के साथ आरएसआई ने टर्न हुआ, वहां से आपको लगभग 25% की रैली हुई है। तो यही एक तरीका है और मेरे हिसाब से आपको यदि मार्केट के मोमेंटम में रहना है और विनिंग ट्रेड में रहना है तो टॉप टू डाउन अप्रोच के बाद प्रॉपर स्टॉक्स को सेलेक्ट करके वहां पे फोकस करके एंट्री और एग्जिट को फाइंड आउट करो। मेरे हिसाब से इससे बेहतर मुनाफे का कोई शॉर्टकट और थंब रूल आपको बाजार में नहीं मिल सकता। जी, तो चंदन जी, एक बात तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई कि बहुत ही गहन अध्ययन और साथ ही साथ अगर आप चार्ट्स के साथ मित्रता करें तो आप बहुत बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। मैं अनेक टेक्निकल एनालिस्ट को जानता हूं, चंदन जी हमारे बड़े मित्र हैं, लेकिन खाली समय में भी जब बाजार आपको उस मोमेंटम में ट्रेड करता हुआ नहीं दिखता 10 बजे के बाद और 2 बजे से पहले, वहाँ पर जितने भी अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट को मैं जानता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स देखते रहते हैं, डेरिवेटिव डेटा एनालाइज करते रहते हैं और फिर तैयार और मुस्तैद रहते हैं 2 बजे से, क्योंकि वहाँ पर वापस आपको मोमेंटम आता हुआ दिखता है। तो ये जो 4 घंटे का अंतराल है वहाँ पर तलवार और छुरा जो है पैना किया जाता है और फिर आप देखिए बचे हुए 90 मिनट के लिए शानदार मोमेंटम ट्रेड्स पकड़े जाते हैं। चंदन जी, एक बात बताइए, ये कैसे पता लगता है कि ये वाला काउंटर 2% चलेगा, ये वाला काउंटर 10% चलेगा और इस काउंटर में 25 से 50% की चाल है? देखिए सेल जी, अमूमन काफी लोग ये सवाल पूछते हैं और मैं बोलता हूं चार्ट खुद बोलता है। आप यदि डेली चार्ट पे देखोगे और यदि वहां पे ब्रेकआउट हो रहा है तो वो बता रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में मूवमेंट आएगा। और किसी भी चार्ट को देखो, कैंडल के फॉर्मेशंस, ब्रेकआउट्स और प्राइस पैटर्न बताते हैं कि कितनी दूरी तक उड़ान भरेगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पे बात करें, जब हम यहाँ पे डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो हम कोल्टे पाटिल की भी कुछ दिन पहले बात कर रहे थे जहां पे मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ। तो जब मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट हो रहा है मतलब उतना ही बड़ा ब्रेकआउट होगा, टाइम जरूर लगेगा। तो आप चार्ट में यदि कितना ज्यादा चलेगा और कितने दिन में चलेगा ये उसका ड्यूरेशन बताएगा। यदि एग्जाम्पल के लिए आपको निफ्टी के मंथली चार्ट में कोई ब्रेकआउट है यानी वो ब्रेकआउट भी बड़ा होगा और वो कंपैरेटिवली पोजिशनल रहेगा। तो ड्यूरेशन और चार्ट के फॉर्मेशन और चार्ट के ब्रेकआउट्स के पेस के हिसाब से आपको समझ में आता है कि कितना अपसाइड बनेगा, कहां तक मोमेंटम बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। जितनी भी लंबी अवधि चार्ट में आपको ब्रेकआउट दिखेगा उतनी ही तेजी और उतने ही ज्यादा पैसे आपको उस चार्ट से बनते हुए दिखेंगे। और ये बात सच भी है उन ट्रेड्स के लिए जो आपको निचली तरफ की तरफ चलते हुए दिखेंगे। अगर मंथली ब्रेकडाउन्स हैं, महीने के आखिरी दिन, हफ्ते के आखिरी दिन ब्रेकडाउन है, तो समझिए कि अगले जो टाइम सीरीज है वहाँ पर आपको उतना ही मजबूत मूव आता हुआ दिखेगा इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। चलिए चंदन जी, अब ये बात भी पक्की हो गई कि किस तरीके से आपने एक सेक्टर को और एक पर्टिकुलर इंडेक्स और स्टॉक को चूज किया। अब आपने चार्ट उसकी बनाई, देख लिया लंबी अवधि में कहाँ ब्रेकआउट है या कहाँ ब्रेकडाउन है। उसके ऊपर आप कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं, कौन कौन से ऐसे डेटा हैं जो आप जोड़ते हैं उस चार्ट के साथ, ताकि प्राइस के साथ, वॉल्यूम के साथ आपको फेरबदल होता हुआ दिखे सेंटिमेंट में? जी सेल जी, देखिए सबसे पहले तो टॉप टू डाउन अप्रोच में मैं स्टॉक को तभी पिक करता हूं जब उसमें वीकली पॉजिटिव, आपका मंथली पॉजिटिव और डेली पॉजिटिव। तो ये करने के बाद में उसके सेंटीमेंट को समझने के लिए हम कुछ इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि जब भी चार्ट देखें सिंप्लिसिटी के साथ देखें, जब भी चार्ट देखें सिंप्लिसिटी के साथ देखें, क्योंकि जो भी इंडिकेटर्स होता है वो प्राइस से समझ में आता है, क्योंकि हर इंडिकेटर्स प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से बनता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, उस मोमेंटम को और सेंटीमेंट को समझने के लिए 2-3 इंडिकेटर यूज कर लेता हूं। इंडिकेटर में मैं मेनली आरएसआई
और मूविंग एवरेज को फॉलो करता हूं। उससे ज्यादा इंडिकेटर मैं डे टू डे लाइफ में नहीं यूज करता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि भाव भगवान है और भाव सब कुछ बताता है। और आप चार्ट को सिंपल रखिए, क्योंकि लाइफ खुद कॉम्प्लेक्स है। चार्ट को कॉम्प्लेक्स बना देंगे तो आप लाइफ के और चार्ट की कॉम्प्लेक्सिटी में फंस जाएंगे। तो जितना सिंपल और क्लीन चार्ट दिखेगा उतना ही आपको वहां पे ट्रेड करने का कन्विक्शन आएगा। जी, अच्छा चंदन जी, ये बताइए, ज़रा डिस्कशन ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, बहुत सीरियस होता जा रहा है। ट्रैक्टर की आदत, बुलेट की आदत और यूं समझिए कि ऊंट चलाने की आदत कौन कौन सी उम्र से चली? सेल जी देखिए, मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन हूं। मुझे जहां पे जो माहौल मिल जाता है उस माहौल को मैं जीने का आनंद लेना चाहता हूं। तो आप देखिए, मुंबई में है तो आप सब लोगों से मिलने का और मुंबई की जो आपके बीचेस की जो हवा है उसको महसूस करने का आनंद मिलता है। और अब जब मैं राजस्थान में हूं, अपने रूट से जुड़ा हुआ हूं, तो घर वालों के साथ रहने का और यहाँ आसपास का जो नेचर है उसके आनंद लेने का यहाँ पे अलग ही मजा है। तो मैं जब भी इवनिंग में टाइम मिलता है या फिर वीकेंड में टाइम मिलता है, कभी बुलेट में, कभी ट्रैक्टर, कभी रेगिस्तान के जहाज, ऊंट की सवारी, या फिर कभी बड़े बड़े टीलों में आप चले जाइए। तो अल्टीमेटली यही है कि नेचर है वो सबसे बड़ा एक पॉजिटिव एटीट्यूड देता है आपको। जितना आप जमीन से जुड़ोगे, जितना आप नेचर से जुड़ोगे, उतना ही आपको पॉजिटिव वाइब्स आएगी, जो अगले दिन आपको मोमेंटम और जो फ्लाइट की और रेफेल की भांति जो स्टॉक चलते हैं वो रफ्तार आपको देने की दिशा और मार्गदर्शन देगी। तो ये मैं शुरू से एक्टिविटी है, बट पिछले 15 महीनों से जब मैं अपने घर में रह रहा हूं, ये सब चीज का एक सुखद अनुभव वापस मुझे लेने का मौका मिला है। जी, बहुत लोग जो कई सालों से घर नहीं पहुंचे थे या पहुंचते थे दिवाली, दशहरा, शादी या गम में, उनके लिए ये जो कोविड की महामारी आई है पिछले 18 महीनों से या 2 सालों से, वापस धरती से, घर से, गांव से, दोस्तों से, मेहमानों से और रिश्तेदारों से आपने हम सबको जुड़ते हुए देखा है। और चंदन जी ने इसका बहुत खूब फ़ायदा उठाया। कभी बुलेट चलाई, कभी ट्रैक्टर चलाया, कभी खेती करी। आज आप हमारे साथ जुड़े हुए थे अगर शो पर। ये देखिए चंदन जी एक्चुअली यहाँ पर फर्टिलाइज़र स्टॉक्स का जायज़ा ले रहे हैं। तो यही ज़िंदगी है और टेक्निकल एनालिसिस आपके सामने एक बहुत बढ़िया दृष्टिकोण रखता है। जिस हिसाब से आप अपने को आईने में देखते हैं, वैसे ही बाज़ार अपने आप को चार्ट में देखता है और चार्ट से आपको पता चलता है कि बाज़ार कहाँ जा रहा है, ऊपर या नीचे। अच्छा चंदन जी, एक इंटरेस्टिंग फेरबदल हम लोगों ने पिछले 5 साल में और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मोमेंटम में जो आते हुए देखा पिछले 2 साल में, ये है कि टेक्निकल एनालिसिस, फ्यूचर्स की और ख़ासकर ऑप्शंस की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ती हुई दिख रही है। आपने खुद ही कहा कि एक समय ऐसा था कि आपको ऑप्शंस का ओ भी नहीं पता था, लेकिन बहुत मेहनत करी और बहुत किताबें पढ़ी और बहुत रिसर्च करी और बहुत कुछ सीखा। अब ये बताइए कि चार्ट्स और इंडिकेटर्स तो हो ही गए, लेकिन डेरिवेटिव के पर्सपेक्टिव से आप कौन सी 2 या 3 ऐसी चीज़ें हैं जहां पर बहुत ध्यान देते हैं और उस डेटा को आप चार्ट पर किस तरीके से पढ़ते हैं? जी सर जी, देखिए मेरे साथ एक अच्छी चीज यह है कि मैं टेक्निकल, डेरिवेटिव्स, कॉमन सेंस, एस्ट्रोलॉजी, सेंटिमेंट सबको मिक्स करता हूं। शायद वही एक वजह है कि एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी लगातार मिलती रहती है और दर्शकों को उसका फायदा और आनंद मिलता है। तो अब हम डेरिवेटिव्स की बात करें तो डेरिवेटिव्स में मैं काफी एक स्टडी करता हूं, इतना ज्यादा डेटा स्टडी करता हूं और वो सारे डेटा मुझे अब बाय हार्ट जैसे हो चुके हैं। तो डेरिवेटिव्स में मैं मेनली यदि कुछ इंडिकेटर्स या कुछ फैक्ट्स की बात करूं तो ओपन इंटरेस्ट तो मैं देखता ही हूं, और ओपन इंटरेस्ट इस तरह से देखता हूं कि इस पूरी सीरीज में कितना ओपन इंटरेस्ट हुआ है। एग्जांपल के लिए कि निफ्टी जब स्टार्ट हुआ था तब रोल ओवर कितना था, 1 करोड़ के ओपन इंटरेस्ट से स्टार्ट होके इस सीरीज के स्टार्ट में टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना रह रहा है, इंडेक्स का प्राइस कितना अप हुआ है, रोल ओवर कितने हो रहे हैं। तो ओपन इंटरेस्ट पहली चीज है जहां पे हम डेरिवेटिव्स को फॉलो करते हैं। अब जैसे हमने चार्ट में डीएलएफ का और गोदरेज का एग्जांपल दिया और ये एफएनओ के काउंटर्स है, जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट्स हो तो वॉल्यूम्स तो आपको चार्ट पे दिख जाएगा यदि आप नॉन डेरिवेटिव्स के सेंटीमेंट से चार्ट को देखें, बट जब डेरिवेटिव्स में देखते हो तो वहां पे आपको ओपन इंटरेस्ट का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। यदि चार्ट मंदी के दौर में था तो वहां पे बड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखेगी और चार्ट यदि नई तेजी कर रहा है तो वहां पे लॉन्ग का बिल्टअप रहेगा।
और हमेशा जैसे आपने मेरे को एक सवाल पूछा था कि फटाफट मूवमेंट आएगा, ये कैसे समझ में आता है? हम हमेशा ये देखते हैं, यदि किसी काउंटर में बहुत बड़े शॉर्ट थे, अब ब्रेकआउट हुआ है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो मोमेंटम फास्ट हो जाता है। तो डेरिवेटिव्स के डेटा में मैं ओपन इंटरेस्ट के तथ्यों को समझते हुए लॉन्ग बिल्टअप या शॉर्ट कवरिंग के आंकड़े ढूंढने का ट्राई करता हूं, और वो काफी हद तक बताता है कि बुल का प्रेशर है या बुल को जबरदस्ती ट्रेड काटना पड़ रहा है। और ओपन इंटरेस्ट के अलावा बात करें तो मैं इंडिया विक्स को क्लोजली ट्रैक कर रहा हूं, आईवी स्माइल, आईवी स्क्यू और कॉल पुट के राइटिंग के डेटा को देखता हूं। और मेरे हिसाब से यदि आप इंडेक्स ट्रेडर है, क्योंकि आप देखोगे पूरे बाजार का जो टर्नओवर है उसका 95% टर्नओवर इंडेक्स ऑप्शन में होता है। तो ऑप्शन चेन को यदि भली भांति समझ लिए कि टोटल ओपन इंटरेस्ट कहां पे है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कहां पे है, तो आपको मेरे हिसाब से काफी हद तक यह समझ में आ जाएगा कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, व्यू क्या है और रेंज क्या है। चलिए, तो ये जिक्र तो डेरिवेटिव्स डेटा का हुआ। चंदन जी, जिस हिसाब से आपने इंडेक्स ऑप्शंस की बात करी, हम लोग अक्सर देखते हैं कि इंडिसेस एक रेंज में, आपको नैरो रेंज में रोज चलते हुए देखते हैं, और एक्सपायरी में अगर 30 दिन की या 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन है तो 2 या 3 दिन ऐसे आते हैं जिसमें आपको एक्सप्लोसिव मूव दिखता है, चाहे वो लॉन्ग साइड हो चाहे वो शॉर्ट साइड हो। तो उस एक्सप्लोसिव मूव को पकड़ने के लिए आप कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं? जी सर जी, देखिए मैं मेनली ऑप्शन बायर के तौर पे काम करता हूं, और मैं बस उन एक्सप्लोसिव मूव का वेट करता हूं, और कहीं ना कहीं एक्सप्लोसिव मूव मैं टेक्निकल और डेरिवेटिव्स को मिक्स करके देखता हूं। मैंने यहां तक नोटिस किया, जब भी एक्सप्लोसिव मूव यदि बुल साइड या बेयर साइड में हो, सबसे पहले आपका आईवी चेंज या इंडिया विक्स कुछ बोलने लग जाएगा, क्योंकि इंडिया विक्स कुछ नहीं है, इंडिया विक्स आपके ऑप्शंस की जो ऑर्डर बुक है उसके बिहेवियर और सेंटीमेंट को दर्शाता है। तो ऑप्शंस के प्रीमियम में कुछ चेंज हो रहा है तो वो इंडिया विक्स अपने आप बताएगा कि तेजी को गरज है या मंदी को गरज है, या फिर बाजार में कोई बड़े मूव नहीं हो रहे। तो एक्सप्लोसिव मूव को समझने के लिए सबसे पहले मैं इंडिया विक्स को देखता हूं, और उसके अलावा अभी जब हम बुल मार्केट में, मार्केट चलेगा तो पुट राइटिंग जम के देखने को मिलेगी। पुट राइटिंग और कॉल अनवाइंडिंग दो आंकड़े ऐसे हैं, इंडिया विक्स के साथ कंबाइन करें तो आपको एक्सप्लोसिव मूव देखने को मिलेगा। और उसके बाद में चार्ट तो आपके पास है ही, जहां पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। तो ये तीन चीजें यदि आप इनको कंबाइन कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाजार में मोमेंटम कब बन रहा है, और वो समझ में आते ही आप ऑप्शन बायर बन सकते हो। अच्छा, चलिए, ये बात आप सब लोगों को बहुत आसानी से ही समझ में आती हुई दिखेगी कि जैसे जैसे स्टॉक आपको ऊपरी सतह की तरफ मूव करता हुआ दिखता है तो ऊपर की कॉल्स का जो प्रेशर है वो हट जाता है, और नीचे से आपको पुट्स की तरफ सपोर्ट आता हुआ दिखता है। इस चीज़ को पढ़ते हैं इंडिया विक्स के साथ, और चंदन जी की ये खूबी है। अच्छा तपड़िया साहब, अब ज़रा चलते हैं वीकली एक्सपायरी की तरफ या मंथली एक्सपायरी की तरफ। हम लोगों ने अक्सर देखा है कि अगर 5 दिन की वीकली एक्सपायरी है तो 4 और 5वें दिन पर आपको बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दिखेगा, और हफ्ते के आखिर में, महीने के आखिर में ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम और प्राइस एक्शन होता है। आप माहिर हैं एक्सपायरी वाले दिन और एक्सपायरी से 2 या 3 दिन पहले ट्रेड्स पकड़ने के लिए, उसके पीछे क्या राज है? जी बिल्कुल सर जी, देखें तो मेरे हिसाब से मैंने जो अपना की कॉम्पिटेंसी बनाया है वो एक्सपायरी के डेटा को पढ़ने और एक्सपायरी डे के मूव को प्रेडिक्ट करने के लिए बनाया है, और काफी अच्छा हमारा यहाँ पे एक्टिविटीज रहती है। और एक्सपायरी के दिन हम काफी बड़ा मार्केट शेयर करते हैं, और वहां पे डेटा को मैं स्टडी करता हूं। अब तो हम सीजन हो गए, अदरवाइज मुझे याद है कि मैं वेडनेसडे को पूरी रात नहीं सोता था, डेटा को पूरा गहन अध्ययन करता था कि कौन सा स्टॉक चलेगा, कहां पे डेटा क्या बोल रहा है, निफ्टी का पीसीआर क्या बोल रहा है, निफ्टी की आईवी क्या बोल रहा है। तो अब हम 2-3 चीजों को डेरिवेटिव्स में फोकस करते हैं एक्सपायरी ढूंढने के लिए। एक तो वॉल्यूम वेटेज एवरेज क्या है। देखिए मार्केट एवरेज का खेल है, और मार्केट बुल्स और बेयर्स का टसन है। सही मायने में बोलूं तो टग ऑफ वॉर है, और जो जिधर ले जाता है उधर की तरफ मार्केट चल जाता है। उदाहरण के तौर पे यदि मार्केट चल रहा है मान लो 17,800 के आसपास, और पूरा एवरेज है वीक का 17,500, उसका मतलब है बुल्स विनर है, बेयर्स लूजर है, बेयर्स 300 पॉइंट से ट्रेप है, मतलब वो और ट्रेप होता हुआ नजर आएगा। मार्केट का रूल है जो ट्रेप होता है वो थोड़ा और ट्रेप होता है, क्योंकि राइटर्स है वो मेनली पैसा बनाता है। सो वॉल्यूम वेटेज एवरेज के कॉन्सेप्ट्स को हम फॉलो करते हैं, उसके साथ में पुट कॉल रेशियो, ओआई कंसंट्रेशन, और यदि मंथली एक्सपायरी हो तो वहां पे रोल ओवर रोल कॉस्ट के डेटा को हम यहाँ पे यूज करके समझते हैं कि मोमेंटम वाली एक्सपायरी रहेगी, रेंज बाउंड वाली एक्सपायरी रहेगी, और या फिर आपको वहां पे कंपैरेटिवली कोई ऑप्शन की स्ट्रेटजी बना के काम करना है।
चलिए, तो जो भी आपका बुधवार की रात है, अब आपको रात को यूँ समझ लीजिए, या तो एक बहुत बढ़िया लैंप ले लीजिए, उसको जलाइए अपने कंप्यूटर के पास, या अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ से चंदन जी ताल्लुक़ रखते हैं तो एक मोमबत्ती और एक दिया जलाइए और मेहनत कीजिए और पूजा कीजिए सरस्वती की, जो आपको दिखेंगी चार्ट्स में अगर आप उनको लंबी अवधि तक देखते रहेंगे। डेटा में ही भगवान दिखता है, ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन अक्सर जो मैं डेटा पढ़ता हूँ वो फंडामेंटल साइड पे होता है। लेकिन चंदन जी आपको राय दे रहे हैं कि किस तरीके से आप टेक्निकली यहाँ पर बहुत मजबूती से डेटा को पढ़कर और बढ़िया मुनाफा कमाते हुए देखते हैं। अच्छा चंदन जी, चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आजकल आप देखिए, एक जंग वर्ल्ड वॉर 3 अगर आपको होती हुई दिखती है तो वो बाजार में दो लोगों के बीच में है। ऑप्शन सेलर कहता है मुझसे बड़ा कोई नहीं, और ऑप्शन बायर कहता है कि भाई तुम कौन, हमसे बड़ा कोई नहीं। आपकी पसंद क्या है? जी सर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मार्केट ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर की बिटवीन फाइट है, क्योंकि एक्सपायरी का मतलब यही हुआ ना कि मार्केट कहां सेटल होना है। बायर चाहता है मैं पैसा बना लूं, सेलर बना चाहता है कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया है, मैं इतना रिस्क ले रहा हूं, तो पैसा मैं बनाऊंगा। यदि आप बेसिक थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स को देखें तो 67% टाइम ऑप्शन सेलर पैसा बनाता है, ये प्रोबेबिलिटी होती है। 33% टाइम प्रोबेबिलिटी होती है ऑप्शन बायर पैसा बनाता है। बट अगेन ऑप्शन बायर की प्रोबेबिलिटी भले कम हो, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उनके फेवर में रहता है। ऑप्शन सेलर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उनके अनफेवर रहता है। तो सबसे पहले ऑप्शन ट्रेड करें, चाहे आप बायर हो या सेलर हो, पहले तो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझे और उसके बाद में रिस्क रिवॉर्ड की अंडरस्टैंडिंग को आप अपनाइए। तो यूजुअली मैं ऑप्शंस बायर बनता हूं। देखिए, सही मायने में मैं ऑप्शन बाइंग और सेलिंग करता हूं, बट यूजुअली आप पूछोगे तो मैं थर्सडे को ऑप्शंस बायर बनता हूं, बाकी दिनों ऑप्शन राइटर्स बनने की ट्राई करता हूं। और जब ऑप्शंस बायर बनते हो तो आप समझ सकते हो कि कम प्रीमियम में कितना मोमेंटम बनता है। और स्पेशली अभी जब जो बुल मार्केट है और एक्सपायरी के दिन स्पेशली बैंक निफ्टी में 500-800 पॉइंट रैली बनती है, तो आप समझ सकते हो कि ऑप्शंस बायर को यदि सही डायरेक्शन मिल गया तो कितना प्रीमियम का इजाफा होता है। तो मेरे हिसाब से ये बायर और सेलर का जो टसल है वो कंटिन्यूसली रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया का डेरिवेटिव्स मार्केट बढ़ रहा है। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि जो भी ऑप्शन ट्रेडर है, एक तो हमेशा ऑप्शन बाय नहीं कीजिए, क्योंकि हमेशा ऑप्शन बाय करने का मतलब है 67% टाइम आप अपना पैसा ऑप्शन सेलर को डोनेट कर रहे हो। ऑप्शन बाय तभी करना है जब सारे सेटअप सही हो, जब मोमेंटम में हो, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए सबसे बड़ी चीज है टाइम डिके, वो उसके अगेंस्ट में चलती है। यदि आपका मार्केट थोड़ा सा भी चला तो भी आपका टाइम डिके से प्रीमियम नहीं चलेगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन बायर को लिमिटेड टाइम ट्रेड करना चाहिए जब एक्सप्लोसिव मूवमेंट आए, और या फिर आप कॉल और पुट के प्राइस को कंपेयर कर सकते हो। और यूजुअली मैं क्या करता हूं कि जब पुट में ब्रेकडाउन और कॉल होल्ड कर रहा हूं, तब ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है। जब कॉल और पुट रेंज में चल रहे हैं, इसका मतलब कुछ नहीं हो रहा है, ऑप्शन राइटर्स वर्क कर रहा है। तो मेनली मैं शॉर्ट स्ट्रगल के जो कंबाइंड चार्ट है उनसे ट्राई करता हूं कि मार्केट का कर्व किन की तरफ सेट हो रहा है, पुट राइटर्स के ग्रिप में जा रहा है या कॉल राइटर्स के ग्रिप में जा रहा है, या कौन ट्रैप हो रहा है। उस हिसाब से फिर हम बायर बनने का वहां पे पोटेंशियल ढूंढते हैं। जी चंदन जी, ये सब काम हम लोग जो करते हैं वो सॉफ्टवेयर्स में करते हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको CNBC आवाज़ इन सॉफ्टवेयर में निवेश करता हुआ दिखता है, और ज़्यादातर चीज़ें जो हैं हम आज लोग लैपटॉप्स, हैंडसेट्स और बहुत बड़े ट्रेडिंग टर्मिनल्स पर देखते हैं। आपके 2 या 3 कौन से पसंदीदा सॉफ्टवेयर हैं चंदन जी, जहां पर आप इन सब डेटा को इतनी खूबसूरती से, इतनी बारीकी से और इतने कंसिस्टेंटली ट्रैक कर रहे हैं? जी सेल जी, देखिए मैं हमेशा सिंप्लिसिटी पे फोकस करता हूं, और मैं ऐसा मानता हूं हम जरूर सारे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, बट शायद एक साधारण निवेशक, रिटेल इन्वेस्टर सारे सॉफ्टवेयर नहीं ले। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि आपने NSE की साइट खोल के गूगल का भी चार्ट देख लिया, या किसी भी ब्रोकर का टर्मिनल लेके वहां पे वॉच लिस्ट में स्टॉक डाल लिए, तो भी आपको मार्केट समझ में आ सकता है। तो मेरा जो NSE का साइट और ऑप्शन चेन है वो हमेशा आंखों के सामने रहता है, और टर्मिनल में जो मेरे प्रिफर्ड काउंटर रहते हैं वो हमेशा स्क्रीन पे रहते हैं। तभी जब मोमेंटम आता है तो मैं उस काउंटर को पिक कर लेता हूं। उसके अलावा यदि सॉफ्टवेयर की बात करें तो मेरे हिसाब से कोई भी एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर आप यूज कर लीजिए। मैं चार्टिंग के लिए फाल्कन को यूज कर रहा हूं। फाल्कन है, आइरिस है, इवन हम ब्लूमबर्ग भी यूज करते हैं, राउटर्स भी यूज करते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है और पर्सनली डे टू डे बेसिस पे मैं फाल्कन को टेक्निकल के लिए यूज करता हूं, सिडिफ को डेरिवेटिव्स डेटा के लिए यूज करता हूं। उसके अलावा हमारे टीम के
काफी एक्सेल्स के मॉडल्स बनाए हुए हैं जो डायरेक्टली भाव कॉपी को एक्सट्रैक्ट करके उसके चार्ट दिखा देता है, और वो सारे चार्ट्स मेरे हिसाब से स्क्रीन पे आप शेयर भी कर रहे हो। तो टेक्निकल और डेरिवेटिव्स के लिए दो सॉफ्टवेयर सफिशिएंट है, और यदि आप बिगनर्स हो तो मेरे हिसाब से एनएससी इंडिया की साइट है वो भी आपके लिए काफी हद तक सहूलियत दे देगी कि मार्केट में क्या चल रहा है और क्या बनना चाहिए। चलिए, तो 3 सॉफ्टवेयर जो हम लोग भी आपको इस्तेमाल करते हुए दिखते हैं टेक्निकली चार्ट्स पढ़ने के लिए, फैल्कन और सीडिफ का एक बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर है myfno.com। लगभग एक आध दशक से उस सॉफ्टवेयर पर सुबह शाम मैं भी बिताता हूं, और हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं सुभाष जी, वो भी बहुत ज़बरदस्त पकड़ myfno पर रखते हैं। चंदन जी का एक बार इत्तेफाकन मैंने ट्रेडिंग टर्मिनल और लैपटॉप देखा था, वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त एक्सेल की फाइल्स खुली हुई थी कि तबीयत हरी हो गई उस डेटा की। यकीन जानिए चंदन जी, हम लोग इस शो को शूट करने से पहले आप ही की डेटा शीट्स की बात कर रहे थे न्यूज़ रूम में, और अब देखिए आप ही उसमें चर्चा करते हुए दिख रहे हैं। चलिए, अब हर तरीके की बात, हर तरीके की रणनीति आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। चंदन जी ने दिल खोलकर अपने तरकश के हर तीर आपके सामने बिछा दिए। अब ये बताइए चंदन जी कि नए ट्रेडर्स की जो हमारे साथ बहुत ही ताज़ात में जुड़ते हुए दिख रहे हैं, और अगले 10 साल में आप देखिए जो संख्या अभी है 5-1 करोड़ की, वो आपको बढ़ती हुई दिखेगी 25 से 30 करोड़ लोग जो रोज़ बाज़ार के साथ मिलकर अपनी जीविका का उपार्जन करेंगे। तो चंदन जी ये बताइए, नए ट्रेडर्स के लिए आपके पास क्या सलाह है? एक दशक आपको हो गया जुड़े हुए बाज़ार से, और अभी कई दशक आगे हैं, लेकिन इस 10 साल के अंतराल में आपने कैसी 5 या 6 चीज़ें सीखी जो आज का जो ट्रेडर है उनसे फ़ायदा उठा सके? जी सर जी, मेरे हिसाब से ये काफी अहम पॉइंट है। और सबसे पहले जो भी नए ट्रेडर्स या इन्वेस्टर है कितना हो गया? या नए ट्रेडर है, उनको सबसे पहले यही सलाह रहेगी कि बाजार को पहले समझे, उसके बाद में वहां पे ट्रेड और इन्वेस्ट करें। काफी लोग हम देखते हैं कि एक दूसरे की चर्चा में आते हैं और फिर बोलते हैं हमने ये ट्रेड ले लिया, और उसके बाद में वो सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो भी एडवाइजर या एनालिस्ट होते हैं उनके पास जाते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है, जब आपको पेन होता है तब आप डॉक्टर के पास जाते हो, राइट? तो उससे बेटर है कि आप पहले से ही उस चीज का ध्यान रखें। ओके, उसके अलावा मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप मार्केट में नए हो तो सबसे पहले रॉबिनहुड ट्रेडर नहीं बने, बाजार को समझ के निवेश करें। उसके अलावा जो भी ट्रेड करें, चाहे ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो, उसके तथ्य को ध्यान रखें। पूरी कैपिटल एक साथ नहीं लगाइए। आपके पास यदि 10 लाख रुपए है तो एक साथ सारा पैसा मत झोंकिए, उसको कुछ ट्रांचेज में डालें, कुछ भी आप यदि ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसा मान रहे हैं टेक्निकल डेरिवेटिव्स वर्क करता है, बट मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही मेन चीज है जो नेट टू नेट आपको पैसा बनाने में कामयाब देगी। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, बट सबसे बड़ी चीज है आपके पास में लर्निंग का जुनून होना चाहिए, क्योंकि सीखे बिना इस बाजार में पैसा कमाना बहुत टफ है। हालांकि काफी लोग बोलते हैं कि बाजार में पैसा बहुत आसानी से कमता है, बट बाजार में बिना सीखे पैसा कमाने बड़ा मुश्किल है। मैं तो ऐसा मान रहा हूं कि बाजार एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पे नो सीखे लोग सीखे हुए लोगों को पैसा देके चले जाते हैं। तो सीखने का जुनून यदि रखते हो तो ये बाजार आपका स्वागत करता है। हर बार सीखते रहे, अपने आप को अपडेट करते रहे, उसके साथ जो भी ट्रेड कर रहे हो उस पैसे को इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म के लिए वर्क करता है। ट्रेडिंग आप हो सकता है ब्रेड एंड बटर का काम करे, बट इन्वेस्टमेंट आपके लॉन्ग टर्म विजन और ड्रीम को पूरा करने के लिए काम आएगा। बिल्कुल, बहुत ही बखूबी आपने समझाया, और ये बात समझ लीजिए, बाजार का एक एरिथमेटिक नियम है कि यहाँ पर हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर के सामने कम से कम 1 लाख ऐसे ट्रेडर हैं जिन्होंने अपने मेहनत के कमाए पैसे उस सक्सेसफुल ट्रेडर को दिए। तो बाज़ार जब आपको पढ़ाई का बिल बेचता है तो वो बहुत महंगा बिल होता है, और ट्रेड करने से पहले, जैसा कि चंदन जी आपको बता रहे हैं, सोचिए और समझिए कि इस ट्रेड के पीछे क्या रणनीति होनी चाहिए, और फिर ये आप पोजीशन ले सकते हैं। चंदन जी, अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि एक सीमित पैसा लेके नए नए ट्रेडर्स बाज़ार में कूद जाते हैं, और वो पैसा वो बाज़ार को दे देते हैं। उसके बाद समस्या शुरू होती है कि किस तरीके से रिकवरी की जाए। तो अगर इस परेशानी में हम लोग पड़े ही ना, अगर आप ये बता पाएँ कि आपका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो और निवेश का पोर्टफोलियो कितना है,
मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए कैपिटल है, कितना आप ट्रेडिंग में लगाते हैं और कितना उन ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में आप इंडिविजुअल ट्रेड्स को एलोकेट करते हैं? जी सर जी, ये काफी अच्छा सवाल है। और अगेन जो भी नए ट्रेडर या निवेशक है उनसे यही सलाह रहेगी कि आप सीख के काम करें और कहीं ना कहीं अपने रिस्क को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करिए। उसके अलावा जो नए लोग हैं उनको ये भी सलाह रहेगी कि यदि आपको स्टॉक नहीं समझ में आ रहा है, बेटर आप एसआईपी और म्यूचुअल फंड रूप में चले जाइए रेदर देन आपको एक इंडिविजुअल स्टॉक पिक करना है। क्योंकि एक स्टॉक पिक करना बहुत मुश्किल होता है कंपेयर टू पूरा इंडेक्स पिक करना या फिर एक म्यूचुअल फंड या उस स्टॉक को हर महीने लेना, ताकि आपको एवरेजेस का बेनिफिट भी मिल जाए और उस थीम का बेनिफिट भी मिल जाए। तो मेरा ऐसा मानना है यदि आपके पास 10 लाख रुपए है तो उसमें से 3 लाख या 4 लाख से ज्यादा आपको ट्रेडिंग में नहीं डालना चाहिए, बाकी के पैसे को आपको इन्वेस्टमेंट में रखना चाहिए। क्योंकि याद रखिए ट्रेडिंग में रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है। और याद रखिए ये डिपेंड करता है कि आपकी उम्र क्या है। यदि आप जवान हो और अभी रिस्क लेने की क्षमता है तो आप 50% 70% भी ट्रेडिंग में डाल सकते हो। बट मेरा ऐसा मानना है ट्रेडिंग में पैसा कम डालो, यदि आप में कुछ हुनर हुआ तो उस पैसे से भी पैसा बन जाएगा। और हमेशा आप जब किसी सागर और तालाब में जाते हैं तो दोनों पैर नहीं डालते, पहले एक पैर डाल के मालूम करते हैं कि कितनी गहराई है, उसके बाद दूसरा पैर डालने की ट्राई करते हैं। तो जो भी निवेशक और ट्रेडर है उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बाजार में आने से पहले उसकी गहराई को नापिए, छोटे अमाउंट से थोड़ा बहुत पैसा ट्रेड करे या इन्वेस्ट करे, जब समझ में आ जाए तब चाहे उसमें डुबकी लगा के और तैराक बन के इस सागर से दूसरे सागर में पैसे की बोरी लपेट के ले जा सकते हैं। चलिए, तो चंदन जी, अब ये तो पता चला कि आपके ओवरऑल कैपिटल का सिर्फ 30% हिस्सा ट्रेडिंग में जाना चाहिए। अब इस 30% हिस्सा अगर 3 लाख रुपए है तो चंदन जी पर ट्रेड आप कितना डिप्लॉय करते हैं? देखिए सर जी, पहले तो ये डिपेंड करता है कि आप एफएनओ को अपनी हॉबी बनाना चाहते हो, एफएनओ को अपना पेशा बनाना चाहते हो, या फिर आप कैश मार्केट में ट्रेड करते हो। मेरा ऐसा मानना है यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप किसी भी ट्रेड में 1.5 से 2% से ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। और आपको ये ट्राई करना चाहिए कि 2 से 3% के रिटर्न का टारगेट्स मेरे को 1-2 दिन में मिले। उसके अलावा मेरा ये मानना है कि आप चाहे हमेशा के डेली ट्रेड में नहीं जाके एक वीक में 10 से 15 ट्रेड फाइंड आउट करो जहां पे 3 से 4% ज्यादा रिस्क नहीं रहे, 5 से 8% का रिवॉर्ड रहे। तो इस तरह से आप पैसा डाइवर्सिफाई कर सकते हो। उसके अलावा यदि मान लो आप 3 लाख रुपए ट्रेडिंग में डाल रहे हो तो 1/4 और 1/5 से ज्यादा एक ट्रेड में नहीं डाले, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि बाजार में कुछ भी करें 5 ट्रेड में से आपके नॉर्मल मार्केट में 3 या 4 ट्रेड से ज्यादा नहीं सही रहेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ और मार्केट में एक चीज सर्टेन है, वो है अनसर्टेनिटी। और मार्केट में उठापटक होती रहती है और आपको कुछ भी ट्रेड करते हो तो वहां पे स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। तो इस तरह से आप हर ट्रेड में जो भी अमाउंट हो 1/4 या 1/5 आप उसको यूज कर सकते हो एक ट्रेड के रिस्क के लिए। चलिए, 20% से ज़्यादा आप किसी भी एक इंडिविजुअल ट्रेड में अपना कैपिटल ना लगाएं। 2:1 का एडवांस 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखिए और ज़्यादा लंबी अवधि तक ऑप्शंस का ट्रेड खासकर ना रखें। वहाँ पर आपको टाइम वैल्यू और समय आपको विरुद्ध चलता हुआ दिखेगा। चंदन जी, बहुत ही बढ़िया बात हुई। अब जाते जाते ये बताइए 3:30 बजे के बाद क्या करते हैं आप रात होने तक, क्योंकि रात से सुबह तो आप पढ़ाई करते हैं, तो 3:30 से 9। सर जी देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि मार्केट आवर्स तो मैं कंपैरेटिवली थोड़ा रिलैक्स रहता हूं, क्योंकि मार्केट आवर्स में मुझे बाजार को समझना है और बाजार को पढ़ना है। कंपनी के जो भी क्लाइंट्स हैं उनसे इंटरेक्ट करना है, सीएनबीसी आवाज के जो भी दर्शक है उनको गाइडेंस करना है। और मैं बाजार के काम को काम नहीं मानता हूं, क्योंकि वो मेरा पैशन और हॉबी है। उसके बाद में मेरा रियल में काम स्टार्ट होता है। देखिए, मैं हर चीज को सीखने का समझने का प्रयास करता हूं। मैं ऐसा मानता हूं जितने लोगों को आप ज्ञान शेयर कर सके उतना ही आप अपनी प्रतिभा को उभार सकते हो, क्योंकि सिखाने से सीखना बनता है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं जो 3:30 के बाद होता है और या वीकेंड में मेरे को जो भी टाइम मिलता है, तो सबसे पहले तो मैं लगभग देश की 35 से 40 जो कॉलेजेज है वहां पे विजिटिंग फैकल्टी हूँ, जिनमें छोटी से लेके बड़ी आईआईटी, आईएम्स, नरसिंह मोहन जी, ठाकुर चेतना, एमटीआई, आपका आईबीएस, ये सारी आ जाती है। उसके अलावा मैं इक्फाई का एक रेगुलर विजिटिंग फैकल्टी हूँ, द आईसीआई का, चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का, एनएसडीएल और बीएससी के साथ मैं सेमिनार करता हूँ। सोशली काफी एक्टिव हूँ, माहेश्वरी युवा संगठन, माहेश्वरी समाज का एक एक्टिव मेंबर हूँ, इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन के साथ काम करता हूँ, खुद की पढ़ाई करता हूँ। ये सब तो आप काम में शामिल कर लोगे। बट रिलैक्स की बात करें तो मैं म्यूजिक,
और लेख लिखता हूं, पोएम लिखता हूं, कविता लिखता हूं और क्रिकेट खेलता हूं। क्या बात है। चलिए, बहुत ही बढ़िया फ्रंट फुट पर आप चंदन जी को रोज बैटिंग करते हुए देखते हैं दलाल स्ट्रीट की पिच पर, और इसी के साथ इस शो को हम लोग समेटते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से चंदन जी ने आपको ट्रेड सेटअप, इंडिकेटर्स, डेरिवेटिव डेटा और ख़ासकर पोजीशन साइजिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में पिछले 35 मिनट में अपनी राय दी। चंदन जी, हमारे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत आभार आपका। और अब इंतज़ार है कि कब आप बीकानेर से मुंबई तक आएंगे और यही सारी चर्चाएं हम लोग करते हुए दिखेंगे रोज़ CNBC आवाज़ के इस शानदार स्टूडियो में। आप हमारे साथ जुड़े और इतना कीमती समय निकाला और इतनी बढ़िया बातें करी, आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। आप बीकानेर से आ रहे हैं, प्याज की कचौरी लाना ना भूलें। बिल्कुल सैल जी, और वो तो हमेशा आपके लिए तैयार है, और आशा करता हूं कि अब जो नया सफर रहेगा उसमें आप सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जी। और इस चीज को यदि मैं अंतिम तौर पे यदि मैं देखना चाहूं और मैं इसको समअप करूं, तो सैल जी मैं कहना चाहूंगा, कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले नए सफर के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है जी। तो आप देख ही सकते हैं कि डेरिवेटिव्स, टेक्निकल चार्ट्स और इंडिकेटर्स के अलावा चंदन साहब बहुत बढ़िया शायर भी हैं, और हमारे स्टूडियो में भी एक आशु कवि हैं जिनसे आप रोज़ मिलते हैं। अब एक कंपटीशन कॉल्स और पुट्स का नहीं, शायरी का भी आपको होता हुआ दिखेगा CNBC आवाज़ पर। आप सबने इतना कीमती समय निकाला, पिछले 40 मिनट और इस शो को देखा, आप सबका भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार और धन्यवाद।